बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मॉडल क्वेश्चन पेपर 2026 फॉर द HSC एग्जामिनेशन, हायर सेकेंडरी एंड कॉलेज एग्जामिनेशन पार्ट 1 एंड 2, एनुअल एग्जामिनेशन 2026 के मॉडल पेपर को हम सॉल्व करेंगे और उसमें हमें एड्रेस करेंगे फ़िज़िक्स के पेपर को। ओके, आपको बताते चलूँ कि ये बात आपके इल्म में होगी कि जो फ़िज़िक्स का पेपर है और जो बॉटनी, ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस का जो पेपर है आपका, ये सारे पेपर आपके होंगे OMR शीट से। ओके, ये बात आपके इल्म में होगी कि ई मार्किंग और OMR से इस पेपर को अटेम्प्ट करना है। अगर आपको प्रॉब्लम है अटेम्प्ट करने में तो आप इस चैनल पर वीडियोस अवेलेबल है जिसमें आपको तरीक़ाकार बताया गया है कि हाउ टू अटेम्प्ट पेपर ऑन OMR एंड ई मार्किंग शीट्स। इसके अलावा प्री असेसमेंट जो यहाँ होती है, जिसे प्री बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं, उसके लिए आपके पास क्या है, आप उसमें अपने आप को रजिस्टर्ड करवा कर आपको OMR से आपकी असेसमेंट हो जाएगी, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पेपर कैसे करना है। तो आज की वीडियो में हम फिज़िक्स के मॉडल पेपर को हम सॉल्व करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस, क्योंकि इसमें हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में हम फिज़िक्स के मैक्सिमम पेपर को सॉल्व करें। जो उसका सेकंड पार्ट है तो उसको भी देखिएगा ताकि आपको पूरा पेपर समझ में आ जाए कि पूरे पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले पार्ट में हम इसके MCQs को सॉल्व करेंगे। तो ये आपके पास पेपर है, फिज़िक्स का पेपर है, और ये आपको स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शन दी गई है कि इट इज़ अ मॉडल पेपर फॉर 2026 साइंस ग्रुप। अच्छा, ओके, ये साइंस जनरल ग्रुप का भी तकरीबन आपके पास सेम है। तो जो फर्स्ट सेक्शन है वो आपके पास 17 मार्क्स का है, उसके लिए आपके पास 20 मिनट्स होंगे और 17 MCQs होंगे और टोटल मार्क्स जो है वो आपके पास है 17। ओके, तो ये इंस्ट्रक्शन दी गई है कि इसमें 20 पार्ट्स क्वेश्चन है, ईच पार्ट कैरीज 1 मार्क्स। हर पार्ट के जो है 1 मार्क्स है आपके पास, और सेक्शन A को आपने OMR शीट पे करना होगा। OMR शीट के बारे में आपको अगर प्रॉब्लम है तो इस चैनल पे वीडियो मौजूद है जिसको आप देख के आपको फिलिंग के प्रोसीजर समझ में आए। जैसे ऑप्शन A करेक्ट है तो आपको A मार्क को कम्प्लीटली फिल करना होगा। ओके, हाफ फिल नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे हाफ फिलिंग, यानी कंप्लीट फिल करेंगे। तो उसमें इंस्ट्रक्शन दी गई है। तो इस चैनल के इसी वीडियो के आप जो है डिस्क्रिप्शन में आप देख लेंगे तो उस वीडियो का भी लिंक मौजूद होगा जिसमें OMR के फिल करने के तरीके बताए गए होंगे। द करेक्ट आंसर विल बी बबल मस्ट बी फिल बाय इन MCQs इन OMR शीट। ओके, जैसे A ऑप्शन करेक्ट है तो आप A को कम्प्लीटली फिल करेंगे, और अगर B करेक्ट है तो आप B को फिल करेंगे कम्प्लीटली। ओके, यूज़ ब्लू ब्लैक बॉल पेन। ओके, यानी आपने या तो ब्लू बॉल पेन इस्तेमाल करना होगा या ब्लैक। कोशिश करें कि ब्लैक यूज़ करें जिससे आइडेंटिफिकेशन जो है वो ज़्यादा अच्छी हो जाती है, वैसे ब्लू भी आइडेंटिफाई हो जाता है। अवॉइड पेंसिल, वाइटो पेन और करेक्शन पेन, यानी एक रिमूवर वगैरह इस्तेमाल ना करें इसके अटेम्प्ट करने के लिए। द यूज़ ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर इज़ अलाउ, यानी आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर यानी अलाउ है तो इसलिए आप उसको लाजमी यूज़ करें ताकि आपके टाइम कम लगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर भी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ आपके लिए टाइम मैनेजमेंट भी करनी है। यानी आपके पास एक MCQs के लिए जो है वो आपके पास थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम है तकरीबन, यानी 1 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम है, लेकिन फिर भी आपने टाइम जो है वो लेस कंज्यूम करना है। ड्यू टू लेस कंज्यूम इसलिए करना है कि आपके पास जो है वो यूज़ ऑफ कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ है, इसलिए कोशिश करें कि साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करें। ओके, तो बढ़ते हैं फर्स्ट MCQs की तरफ। तो फर्स्ट MCQs कैसा है, अ बॉल, जैसे अ बॉल इज़ थ्रोन अपवर्ड, एक बॉल को ऊपर फेंका गया है 100 मीटर पर सेकंड से। द टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड, आपको बोला गया कि हाउ मच टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड। देखिए, क्वेश्चन को अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। जैसे ये गेंद है, जैसे एक बॉय है,
जैसे ये आपके पास एक मैन है जिसने गेंद को फेंका है ऊपर, और कितना टाइम लगेगा इसको ग्राउंड पे आने में, यानी जाते हुए भी टाइम लगेगा इसमें और वापस आते हुए भी टाइम लगेगा। तो जितना टाइम जाते हुए लगेगा इसको हाइट टाइम टेक्स टू रीच द हाइट, जितना टाइम लगेगा उतना टाइम इसको वापस रिटर्न होने में भी लगेगा। तो इसलिए अगर आप सिर्फ और सिर्फ टाइम टेक टू रीच द हाइट मालूम कर लेते हैं तो आपके पास जो है वापसी वाला टाइम भी आपके पास पता चल जाएगा, तो आप इजीली इसको जो है करेक्ट ऑप्शन जो है वो आप मार्क कर लेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज आपके पास है। तो देखिए, सबसे पहले आप इसका डेटा बनाएंगे, यानी आपके पास आपने जो कॉपी होगी उसको आपने एज अ रफ शीट यूज़ करना होगा। जब भी किसी गेंद को ऊपर फेंकते हैं, ओके, तो किसी वेलोसिटी से फेंकते हैं तो वी आई की वैल्यू आपके पास है 100 मीटर पर सेकंड, ओके। जबकि फाइनल वेलोसिटी इसकी ज़ीरो होती है, क्योंकि हाइट पे पहुंचने के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। ए इज इक्वल टू माइनस जी, यानी 9.8 माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी के आंसर के लिए आपको इसको 10 एज्यूम करना है, ओके। तो अब आप देखिए, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस 80। तो वी एफ की जगह आपके पास आ जाएगा 0, वी आई की जगह आपके पास है 100, और जी ए की जगह आपके पास माइनस जी यानी -10। ये -10t जो है लेफ्ट हैंड साइड पे आके प्लस 10t इक्वल टू 100, और 10 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, तो टाइम आपके पास आएगा 100 डिवाइडेड बाई 10, 100 डिवाइडेड बाई 10 विच इज़ इक्वल टू 10, यानी टाइम आपके पास आएगा 10 सेकंड। अब जितना टाइम जाते हुए इसको लगा है, आप जितना टाइम जाते हुए लगा है उतना टाइम इसको वापस आते हुए रिटर्न में भी उतना टाइम लगेगा। तो 10 सेकंड यहाँ जाते हुए लगा है, 10 सेकंड वापस आते हुए, तो टोटल टाइम जो है वो आपके पास लगेगा कितना, 20 सेकंड। तो द करेक्ट ऑप्शन इज सी विच इज़ 20। ये आपके पास फर्स्ट एमसीक्यूज था, तो फर्स्ट एमसीक्यूज का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास है 20। नाउ वी विल मूव टुवर्ड दी सेकंड एमसीक्यूज। इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर वेनिश, वेनिश का मतलब है जीरो हो जाना, वेनिशेस का मतलब क्या है, जीरो हो जाना, यानी डॉट प्रोडक्ट जो है वो आपके पास जीरो हो गया है। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो द करेक्ट आंसर इज व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देयर डॉट प्रोडक्ट इज जीरो। बस आप इतना जहन में रखिए कि डॉट प्रोडक्ट कब जीरो होता है और क्रॉस प्रोडक्ट कब जीरो होता है। चलिए ओके, आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए, डॉट प्रोडक्ट कब जीरो होता है, आपने डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला पढ़ा है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो ये डॉट प्रोडक्ट कब जीरो होता है, जब दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल बनेगा 90 डिग्री। जब दो वेक्टर के दरमियान एंगल बनेगा 90 डिग्री, इट मीन्स दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, और cos 90 आपके पास होता है 0, और 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो तो आपके पास 0 हो जाता है। तो ये डॉट प्रोडक्ट वेनिश हो गया। कब वेनिश हुआ? व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। सो द करेक्ट आंसर इज ए विच इज़ परपेंडिकुलर। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास अगर क्रॉस प्रोडक्ट पूछा जाए तो क्रॉस प्रोडक्ट देखिए आपके पास पैरेलल में 0 होता है। ए क्रॉस बी बराबर है ए पी साइन थीटा एंड यूनिट वेक्टर। सो व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल, यहाँ आपके पास साइन 0 डिग्री आ जाता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट साइन 0 इक्वल टू 0 होता है, तो 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर आएगा 0। तो क्रॉस प्रोडक्ट कब वेनिश होता है? व्हेन टू वेक्टर आर पैरेलल। तो मैंने आपको रिलेटेड एमसीक्यूज भी बताए, यानी आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देयर डॉट प्रोडक्ट इज वेनिशेस, और दूसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज 0। ओके, तो बढ़ते हैं, द करेक्ट ऑप्शन इज ए। अब आपके पास बढ़ते हैं तीसरे एमसीक्यूज की तरफ। थर्ड एमसीक्यूज है, ये आपको जो है फ्रिक्शन फोर्स से रिलेटेड पता होना चाहिए कि इट इज़ अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। सो द फ्रिक्शन फोर्स इज द सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। व्हाई इट इज कॉल्ड द सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स? तो उसके लिए आप जो है ये देखिए, स्टैटिक फ्रिक्शन
जब फ्रिक्शन रेस्ट पे होता है, फ्रिक्शन द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन एट रेस्ट, उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं. इज कॉल्ड सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स बिकॉज इट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस टू मैच द अप्लाइड फोर्स अप टू इट्स मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन. ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज़ अ सेल्फ एडजस्टिंग. इसको आपने थ्योरी की क्लास में देखा होगा कि जैसे एक गाड़ी है, ये जब रेस्ट पे है और इस पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, तो इसकी जो फ्रिक्शन की वैल्यू है उसका नाम है स्टैटिक फ्रिक्शन. ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये कब तक बढ़ेगा? जब तक अप्लाइड फोर्स बढ़ेगा, लेकिन एक लिमिट तक बढ़ेगा. उसके बाद ये बॉडी स्टार्ट हो जाएगी. तो जिस लिमिट तक ये वैल्यू बढ़ेगी उस वैल्यू का नाम है लिमिटिंग फ्रिक्शन. और जब बॉडी मूव हो जाएगी तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्रिक्शन फोर्स है इट इज़ अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स. सो द करेक्ट आंसर इज ए. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द फोर्थ एमसीक्यूज. जो फोर्थ एमसीक्यूज है उसमें आप देखेंगे फोर्थ एमसीक्यूज भी आपके पास न्यूमेरिकल एमसीक्यूज है. एक वॉल्यूम दिया गया है आपको और फ्लोटिंग ऑन अ सरफेस ऑफ वाटर. बोल रहे ये जो वॉल्यूम है ये वाटर के सरफेस के ऊपर क्या हो रहा है? फ्लोट हो रहा है. ओके, यानी जैसे समंदर है और ये पानी है और इसमें जो है वो ये बॉडी क्या हो रही है? फ्लोट हो रही है, तैर रही है. तो बॉयंसी फोर्स एक्टिंग हमें मालूम करना है. बॉयंट फोर्स, बॉयंट फोर्स वो होता है जो वाटर का सरफेस इस पे लगाएगा, इस बॉडी पे लगाएगा. तो इस बॉडी पे जो वाटर का सरफेस, वाटर जो फोर्स लगाएगा उसका नाम है बॉयंट फोर्स. तो बॉयंट फोर्स हमें मालूम करना है. हमें डेंसिटी ऑफ वाटर दी गई है 1000 kg/m³. ओके, तो बस आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपको डेंसिटी दी गई है 1000 kg/m³, जबकि आपको वॉल्यूम भी दिए गए हैं 0.05 m³. ओके, अब इसने इसके मुताबिक आपने आंसर निकालना है. तो वी यूज़ सम फार्मूला और वी नो द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द डेंसिटी. इस केस में आप देखेंगे तो बॉयंट फोर्स का जो फार्मूला है आपके पास, ये आपके पास ये बॉयंट फोर्स का फार्मूला है. FB इक्वल टू डेंसिटी VG. डेंसिटी आपको दी गई है 1000, V आपको दिया गया है 0.05 और G आपके पास है 9.8. तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आएगा 500 न्यूटन, विच इज़ दी ऑप्शन ए. तो ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट ऑप्शन. नाउ वी विल मूव टुवर्ड दी फिफ्थ एमसीक्यूज. तो फिफ्थ एमसीक्यूज में आप देखेंगे द SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस. देखिए, आपको एक कंडक्टेंस के बारे में पता होना चाहिए, एक रेजिस्टेंस के बारे में. रेजिस्टेंस की जो SI यूनिट है वो ओम है, लेकिन कंडक्टेंस की जो SI यूनिट है वो आपके पास होती है सीमेंस. ओके, तो रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस एक दूसरे के अपोजिट है. ओके, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम और इसका साइन ये होता है आपके. और जो कंडक्टेंस है इसकी यूनिट होती है, इसका आपने रेसिप्रोकल लिखना होगा MHO और इसका साइन का भी अपोजिट बनाना होगा. अब इस साइन का नाम है सीमेंस. ओके, S से डिनोट होता है. नाउ वी मूव टुवर्ड द सिक्स्थ एमसीक्यू. कूलम फोर्स इज इन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज लेस देन द वैक्यूम. बोल रहे कूलम फोर्स जब आप डाइलेक्ट्रिक रखते हो तो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है. ये आपने थ्योरी की क्लास में डेरिवेशन पढ़ी होगी कि जब आप डाइलेक्ट्रिक रखते हो तो कूलम फोर्स की वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो जाती है जितना डाइलेक्ट्रिक होता है. तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन. ओके, ये आपने इसकी वजह देखी होगी कैपेसिटर वाले चैप्टर में, यानी चैप्टर नंबर 9 में और 8 में, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कैपेसिटर. उसमें आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन. तो इसकी इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रिड्यूस हो जाती है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होने की वजह से फोर्स भी क्या हो जाता है? रिड्यूस. तो वाई फोर्स रिड्यूस? ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन. वाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस, ड्यू टू विच द इलेक्ट्रिक फोर्स इज आल्सो डिक्रीजेस. नाउ विल मूव टुवर्ड दी सेवेंथ एमसीक्यूज. तो सेवेंथ एमसीक्यूज में आप देखेंगे द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन. सिंपल हार्मोनिक मोशन के आपने 3 ग्राफ पढ़े होंगे. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ,
वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये तीनों ग्राफ आपको पता होने चाहिए फॉर अ सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी SHM। ओके, तो द डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो क्या है आपके पास, इसके करेक्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज अ साइन कर्व। ओके, तो ये सारे तकरीबन साइन कर्व ही होते हैं और कोसाइन कर्व होते हैं, लेकिन क्या है आपने देखना होता है कि कहाँ से स्टार्ट हो, सही है। तो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का साइनसोइडल की इक्वेशन है। जैसे आप जब सर्कुलर मोशन देखते हैं तो इस केस में आपके पास ये आपके पास होता है x0 और ये वाला प्रोजेक्शन आपके पास होता है x, तो आप cos थीटा का फॉर्मूला लगा के बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये डिवाइड से मल्टीप्लाई यानी x इज इक्वल टू x0 cos थीटा। तो ये आपके पास साइन कर्व, ये cos थीटा और साइन थीटा ग्राफ जो है वो तकरीबन आपके पास क्या होता है, सेम होता है। तो इट इज़ अ साइन कर्व। अच्छा, इसके ऑप्शन से भी आप डायरेक्ट अंदाज़ा लगा सकते थे। जैसे आप ऑप्शन, अगर जब आपको एमसीक्यूज़ में कन्फ्यूजन हो तो आप कोशिश करें कि ऑप्शंस देखें। देखिए स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता, सर्किल नहीं हो सकता, सिंपल हार्मोनिक, एलिप्स आपने पढ़ा ही नहीं है। ओके, ये आप सेकंड ईयर में पढ़ेंगे। तो रह गया साइन और कोसाइन कर्व, तो या तो साइन कर्व होगा या कोसाइन कर्व होगा, दोनों आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। सो द डॉपलर इफेक्ट इज यूज इन मेडिकल इमेजिंग टेक्निक टू अल्ट्रासाउंड, फॉर अल्ट्रासाउंड। ओके, ये आपने डॉपलर इफेक्ट की एप्लीकेशंस में देखा होगा। डॉपलर इफेक्ट के आपने बहुत सारे एप्लीकेशंस देखे होंगे, सोनार देखा होगा, ओके, रेडार देखा होगा आपने, तो आपने उसमें अल्ट्रासाउंड का यूज़ देखा होगा इन मेडिकल साइंसेस। ओके, तो इसके रीज़न के साथ जो है नीचे आंसर लिखा हुआ है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इसका ये सॉल्व PDF आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन के साथ जो है एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर मिल जाएगा। ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड दी 9th MCQs। द सुपरपोजिशन ऑफ साइन वेव और अ कैरियर वेव इज कॉल्ड, सुपरपोजिशन दो वेव्स का जो है साइन वेव्स इन अ कैरियर इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन, डिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन, रिफ्लेक्शन। तो आप देखेंगे कि इसका करेक्ट ऑप्शन तो ये आपके पास लास्ट वाले MCQs यानी 8 का सवाल था कि अल्ट्रासाउंड में ज़्यादा यूज़ होता है डॉपलर इफेक्ट। अल्ट्रासाउंड यूज टू मेजर द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो हम मालूम करते हैं। ओके, तो आपने इसका चैप्टर 7 में भी आपने इस तरह के न्यूमेरिकल्स देखा होगा। नाउ द 9th एंड द सुपरपोजिशन ऑफ सिग्नल वेव इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। ये आपका चैप्टर नंबर 14 से आया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। तो उसमें आपके पास कॉन्सेप्ट है मॉड्यूलेशन, और उसमें फिर दो टाइप्स होते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो आपने इसमें इसको आपने देखना होगा और आपने उसकी सुपरपोजिशन जो है वो सिग्नल वेव्स की हम पढ़ते हैं उसमें। एंड इट इज़ यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। जैसे अभी आप लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए आप यूज़ करते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट का नाम है मॉड्यूलेशन। नाउ मूव टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये आपके पास MCQs नंबर 10 है कि SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, E.A विच इज़ इक्वल टू EA cos थीटा। और आपके पास E जो है उसकी यूनिट जो है, E जो होता है ये आपके पास है फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड A। सो व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन। चार्ज की यूनिट जो है कूलम, और एरिया की यूनिट आपके पास है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इट इज़ आल्सो इक्वलेंट टू वोल्ट मीटर, लेकिन क्योंकि अभी ऑप्शन में ये ऑप्शन आपके पास मौजूद था तो आपने ये टिक लगा दिया। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो फिर आप क्या करते, फिर आप इसका दूसरी यूनिट चेक करते। दूसरी यूनिट कैसे चेक करते आप इसको थोड़ा सा चेंज करते, जैसे न्यूटन मीटर इंटू मीटर। जैसे मीटर स्क्वायर है तो इसको दो मरतबा आपने ऐसे लिख दिया, न्यूटन मीटर इक्वल टू जूल, और जूल अपॉन कूलम का नाम है वोल्ट। जूल अपॉन कूलम का नाम है वोल्ट, वर्डन अपॉन चार्ज यानी वोल्टेज। तो वोल्ट इंटू मीटर भी ये यूनिट है एक और, लेकिन ये वाली यूनिट ज़्यादा फेमस है तो इसको हम न्यूमेरिकल्स वगैरह में यूज़ करते हैं। ओके, अब हम बढ़ते हैं MCQs 11 की तरफ। ओके स्टूडेंट, अब हम बढ़ते MCQs 11 की तरफ। तो MCQs 11 को क्वेश्चन पेपर में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि द रेजिस्टेंस ऑफ सुपर कंडक्टर बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर इज़। तो रेजिस्टेंस सुपर कंडक्टर की क्या होती है क्रिटिकल टेम्परेचर से कम पे।
ओके। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा एक कॉलम जो है, एक वर्टिकल कॉलम जो आपके पास डेंसिटी और ये चैप्टर नंबर 10 के आपके नोट्स में या आपके जो है बुक में, जो कोर्स की बुक है उसमें एक टेबल गिवन होगा जिससे आप इसको देख सकते हैं। मैं इसको गूगल से आपको बता देता हूँ। जैसे सुपर कंडक्टर बिलो अ क्रिटिकल टेम्परेचर, ये आपके पास जो है इसका टेबल है, ये आपके कोर्स की बुक में भी अवेलेबल है। उसको आप देख सकते हैं। ये आपके पास जो टेबल है इसको आपने देखना है। कंडक्टर की देखे रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर, इस तरह आपके पास पूछे जा सकते हैं। देखिए एमसीक्यूज़ पेपर में इससे हट के भी आपके पास पूछे जा सकते हैं। पहली बात तो आप ये जहन में रखें कि देखिए इसमें आपके पास जो कंडक्टर है उनकी जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू है वो -8 रीजन में है, ओके। जबकि टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, ओके। जैसे जैसे इसकी रेजिस्टिविटी जो है वो देखिए आप बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे अल्फ़ा की वैल्यू कम होती जा रही है, ओके। और सेमीकंडक्टर में देखें तो -5 एंड -3 में है, जबकि इंसुलेटर्स में देखें तो प्लस में पावर है। तो आपके पास ये एमसीक्यूज़ में पूछे जा सकते हैं कि रेजिस्टिविटी कंडक्टर की कैसी है, सेमीकंडक्टर की कैसी है और इंसुलेटर की कैसी है। रिलेशनशिप विथ मतलब डिफरेंट एक्सपोनेंट फॉर्म में आपको ये याद रखना है। ये वाला टेबल आपने याद रखना है। इसके अंदर में से आपसे कोई भी एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं, ओके। और अभी के क्वेश्चन के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपसे पूछा गया है कि द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर इज बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर। तो इसके लिए आप जो है इसको आप देखिए, आपके पास ये एमसीक्यूज़ नंबर जो है वो आपके पास 11 है। तो रेजिस्टेंस और द रेजिस्टिविटी ऑफ सुपर कंडक्टर बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर इज 0। सुपर कंडक्टर इज अ फेनोमेना वेयर अ मटेरियल लॉसेस ऑल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ओके। तो सुपर कंडक्टिविटी किसे कहते हैं, व्हेन अ मटेरियल लूसेस ऑल रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस 0 हो जाती है इन सिंपल स्पीकिंग। व्हेन कूल बिलो इट्स स्पेसिफिक क्रिटिकल टेम्परेचर, अच्छा ये इसकी जो है स्पेसिफिक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, अगर उससे बिलो आप कूल कर दें इसको, तो आपको ये एमसीक्यू जो है उसके लिए आपने वो टेबल भी जहन में रखना होगा, क्योंकि उससे रिलेटेड आपसे और एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द एमसीक्यूज़ 12 ऑफ द क्वेश्चन पेपर। एमसीक्यूज़ 12 में आप देखेंगे आपके पास है इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट। इसके लिए आप एक ये लास्ट वाले मॉडल पेपर में भी था, यानी अगर पिछले साल का आप मॉडल पेपर देखें, मेरी वीडियो इस चैनल पे मौजूद है 2025 की, उसमें आप देखेंगे कि आपके पास ये वाला एमसीक्यूज़ रिपीट हुआ है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मीन पोजीशन ये है आपके पास और ये एक्सट्रीम पोजीशन है। तो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपके पास मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, ओके। ये मैक्स है और ये आपके पास मिन है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। जबकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है। कहाँ पे, एक्सट्रीम पे। अभी आपसे क्या पूछा है कि मैक्सिमम कब है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब है, मीन पोजीशन पे। कहाँ पे, मीन पोजीशन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज मीन पोजीशन, ओके। नाउ विल मूव टुवर्ड द 13 एमसीक्यूज, द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसके लिए आपके पास इस चैनल पे चैप्टर 1 की 3 वीडियोस मौजूद है जिसको आप देख सकते हैं, जिसमें डायमेंशन कैलकुलेट किए गए हैं। तो एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन आपसे, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, mvr
तो मास का डायमेंशन आपके पास है कैपिटल M, वेलोसिटी का डायमेंशन है LT-1, जबकि डिस्टेंस का डायमेंशन है L। तो आपके पास आंसर आएगा ml²T-1, ml²T-1, यानी करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके, आपने बी नहीं लिखना होगा, याद रखिएगा। आप OMR से कर रहे हैं तो आपको बी ऑप्शन को, यानी यहाँ ए होगा, यहाँ BCD, आपने बी वाले को, बबल को फिल कर देना होगा, कंप्लीटली फिल कर देना होगा। A body weighs 10 Newton out of water and 7 Newton when submerged in water, the buoyant force will be। बोल रहे वाटर के बगैर उस बॉडी का जो वेट है वो 7 न्यूटन है, और वाटर के में जब सबमर्ज कर दिया तो उसमें वेट हो गया 7 न्यूटन, तो बुओयंट फोर्स क्या होगा? तो आप सिंपल सी ये बात जहन में रखें, इन दोनों का डिफरेंस 10 - 7 यानी 3 न्यूटन। ओके, यानी पहले जो वेट था वो 10 न्यूटन था, वाटर के बाद हो गया 7 न्यूटन। इसका मतलब ये जो 3 न्यूटन है वो क्या है? वो बुओयंट फोर्स है। Understand? So now we will move toward the next question, MCQs number 15. A spring mass system, MCQs number 15 में आपके पास है a spring oscillate with time period t. If mass is double, time period becomes, बोल रहा है अगर मास में डबल कर दूंगा तो टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो आपको टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक स्प्रिंग मास ऑसिलेटर का आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए। t = 2π√m/k। तो जब जैसे ही मास डबल कर दिया तो अब आप बताइए क्या फ़र्क पड़ेगा? तो इसका आप प्रूफ जो है वो नीचे देख सकते हैं, MCQs नंबर आपको प्रूफ करवा देता हूँ। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल स्प्रिंग मास ऑसिलेटर जो है आपके पास t = 2π√m/k। और अब इन्होंने क्या कर दिया? नया मास जो है वो डबल कर दिया, पिछले मास का डबल हो गया। तो अब आप बताइए क्या होगा? नया टाइम पीरियड का नाम होगा t डैश, और यहाँ मास जो है वो डबल हो जाएगा, 2m हो जाएगा /k। अब आप देखें, अगर आप इसको प्रूफ को समझना चाह रहे हैं तो देखिए ये √2 जो है, 2 जो रूट के अंदर है ये अलग हो जाएगा, जैसे √2 हो जाएगा, और रिमेनिंग आप ऐसे ही लिख दे, जैसे 2π मैंने वैसे ही लिख दिया, √m/k मैंने वैसे ही लिख दिया, ये √2। ये पूरा जो टाइम पीरियड है ये ओरिजिनल टाइम पीरियड है। तो इससे आपने क्या देखा कि जो टाइम पीरियड है वो √2t हो गया। क्या हो गया? √2t। अच्छा ओके, ये आपको कंफ्यूज भी कर सकता है, मैं इसके ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ। इस MCQs में आपको ये कंफ्यूज भी कर सकता है एग्जामिनेशन में। हाँ, नहीं, यहाँ कंफ्यूज नहीं किया गया, जैसे सिंपल आपको ये ऑप्शन दिया गया √2t, लेकिन अगर पेपर में चाहता तो ये इस तरह कंफ्यूज कर देता कि √2t, तो फिर ये ऑप्शन गलत होता, क्योंकि यहाँ t भी रूट में है। याद रखिएगा t जो है वो रूट से बाहर है, यानी √2 और t, यानी √2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा इसका टाइम पीरियड। जैसे ही आप मास डबल कर देंगे इसका टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैज़ अ शॉर्टर वेवलेंथ। इसके लिए आपको जो है आपको ये पता होना चाहिए कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पता होना चाहिए। इन सिंपल स्पीकिंग देखिए, मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बता देता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये आपके पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसमें से कोई से भी इमेज आप उठा लें। ओके, तो ये आपने, ये सिंपल इमेज है तो मैं इसको उठा लेता हूँ। वैसे ये आपके नोट्स में ये वाले बुक में और नोट्स में आपका ये वाले इमेज मिल जाएगा आपको। वैसे ये इमेज ज़्यादा सिंपल है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स शॉर्टर वेवलेंथ कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का है? तो आपको बताना है कि शॉर्टर वेवलेंथ किसका है इनमें से, रेडियो, अल्ट्रावायलेट, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव्स। ओके, तो आप देखिए ये रेडियो है, माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड है, और ये वाले लॉन्गर वेवलेंथ है। ये वाले क्या है? शॉर्टर वेवलेंथ। तो शॉर्टर वेवलेंथ में गामा रेज है इस ऑप्शन में? नहीं। एक्स रे है? नहीं। तो अल्ट्रावायलेट रेज जो है उसका करेक्ट ऑप्शन इसका है अल्ट्रावायलेट रेज। ओके, अंडरस्टैंड? आपसे पेपर में इस स्पेक्ट्रम को आप जहन में रखें। अगर आपसे शॉर्टर वेवलेंथ बोले जाए तो इधर से आपने देखना है, और अगर लॉन्गर वेवलेंथ बोला जाए तो यहाँ से देखना है। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे आपसे लॉन्गर फ्रीक्वेंसी पूछी जाए तो जहाँ शॉर्टर वेवलेंथ है वहाँ आपके पास फ्रीक्वेंसी लॉन्गर है, जबकि जहाँ लॉन्गर वेवलेंथ है वहाँ फ्रीक्वेंसी आपके पास शॉर्टर है। यानी वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी बोथ आर इन्वर्सली रिलेटेड, ये आपको पता होना चाहिए।
यहाँ से भी आप ग्राफ देख सकते, ये वेवलेंथ ज़्यादा है, ये फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, वेवलेंथ कम है, तो या इनके वेवलेंथ कम है, अल्ट्रावायलेट की वेवलेंथ कम है, एक्सरे की कम है, गामा रेस की कम है, जबकि इंफ्रारेड माइक्रोवेव्स इनकी वेवलेंथ ज़्यादा है तो फ्रिक्वेंसी कम है, इनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। जब फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है एनर्जी भी ज़्यादा होती है, ये बात भी आपको MCQs पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जहन में रखनी है कि जब भी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है एनर्जी भी ज़्यादा होती है। सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड दी नेक्स्ट MCQ, द लास्ट MCQ, द ह्यूमन द मैक्सिमम नंबर ऑफ बीट्स कैन बी हेयर बाय ह्यूमन, जो है वो आपके पास 7 होते हैं। और आपको बीट्स की डेफिनेशन कम अज़ कम पता होनी चाहिए कि जो दो फ्रिक्वेंसी के दरमियान जो डिफरेंस होता है उससे हम बीट्स को मेजर करते हैं। ओके, तो जो डिफरेंस होता है वो 7 होना चाहिए, तब ह्यूमन ईयर इसको डिटेक्ट करते हैं। अगर 7 से कम हो या ज़्यादा हो तो ह्यूमन ईयर इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट के लिए तक के लिए इजाज़त दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें और शेयर। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दी। इसके सेकंड पार्ट में इंशाल्लाह हम सेक्शन बी एंड सेक्शन सी को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। तो इस चैनल पे रहिए और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।